पार्टी से इंद्रजीत सरोज और एक पूजा पाल। इंद्रजीत सरोज ने कल यूपी तक से जब बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो 200% समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। बची कौन? पूजा पाल। पूजा पाल को लेकर तमाम अटकलें लगाई जाने लगी कि पूजा पाल बीजेपी में शामिल होंगी या समाजवादी पार्टी में रहेंगी। और इसी बीच पूजा पाल ने आधी रात में एक ट्वीट किया, बिल्कुल आधी रात में, और इस ट्वीट से उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। क्या कुछ कहा पूजा पाल ने वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े लगातार। हमारे साथ डॉक्टर आलोक पांडे जी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा को शुरू करें उससे पहले बता दें कि पूजा पाल ने क्या कुछ कहा था। अपने दर्शकों को वो दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि पूजा पाल ने आखिर ऐसा क्या कहा जिससे जो अटकलें थी उन पर विराम फिलहाल के लिए तो लग ही गया है। देखिए दर्शकों को हम दिखाते हैं पूजा पाल का वो ट्वीट जिसमें वो किस तरीके से अपना स्टैंड क्लियर करती हुई दिख रही है। देखिए ये स्क्रीन पर हम पूजा पाल का ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें पूजा पाल साफ तौर पर लिखती हैं कि सोशल मीडिया पर चलाए जाने वाली खबर असत्य व बेबुनियाद है। मैं किसी पार्टी में नहीं जा रही हूँ, सब राजनीतिक दलों की साजिश है। मैं समाजवादी पार्टी में ही हूँ, ये मेरी छवि को लोगों के बीच धूमिल करने का प्रयास है। पूजा पाल विधायक 253 चायल विधायक कौशाम्बी। तो ये जो ट्वीट है ये किया गया है पूजा पाल की तरफ से। सर लंबे समय से देखिए हम चर्चा कर रहे थे, हमने कुछ समय पहले भी इस पर चर्चा की थी कि पूजा पाल जो है वो अब बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। पाल वोटर्स को घेरने के लिए ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है। पहले देखिए शालिनी यादव बीजेपी में शामिल होती है, वो एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को होता है। अमित जमई जो है समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, वो कहते भी है कि जो अब बीजेपी है उसका जनाधार खत्म हो रहा है, उनका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, इसलिए वो समाजवादी पार्टी के लोगों को तोड़ने में लगी है। इसके बाद में दारा सिंह चौहान का एग्जाम्पल हमारे सामने है। पूजा पाल और इंद्रजीत सरोज को लेकर चर्चा चल रही थी और पूजा पाल के बारे में कहा जा रहा था कि पूजा पाल अपने साथ पाल वोटर्स का एक मास वोटर्स जो है वो लेके आएंगी। और ऐसे में पूजा ने भी इंद्रजीत सरोज के बाद अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। कैसे देख रहे हैं आप इसे? गौरव जी, नेताओं का स्टैंड क्लियर को मैं बहुत ज्यादा अथेंटिक नहीं मानता। वो अंतिम समय तक जब तक वहां पहुंच के और किसी दल का पट्टा नहीं पहन लेते हैं या वो गमछा नहीं पहन लेते, तब तक वो डिनायल मोड में ही रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जब चीजें ब्रेक हो जाती है, मीडिया ब्रेक कर देती है, तो उसको लेकर के ये लगता है कि अभी बात पूरी हुई नहीं, बार्गेन पूरा हुआ नहीं, हम कैसे बात कह दें। इसलिए असहज स्थिति से बचने के लिए, लेकिन सिम्टम्स अलग अलग दिखाई दे जाते हैं। हम लोगों ने कितनी बार देखा है गौरांशी जी की नेता डिनायल करते रहते हैं और अचानक एक दिन फिर वो सरप्राइजिंग मुद्रा में आते हैं और वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद कहते हैं हम पीछे की कोई बात ही नहीं करेंगे। तो नेताओं के कमेंट पर, नेताओं के ट्वीट पर मैं बहुत भरोसा नहीं करता। वो उनके जो सिम्टम्स हैं, जैसे कोई किसी व्यक्ति को फीवर आया हो और वो कहे हमें फीवर है ही नहीं, लेकिन उसकी बॉडी तो गर्म है। अब जिसका शरीर में टेम्परेचर है, गर्म है, सिम्टम्स आ रहे हैं, फिर भी क्या मुझे फीवर नहीं है, तो थर्मामीटर लगा के चेक कर लिया जाता है कि भाई फीवर है कि नहीं है। हम लोग भी जिंदगी में इस बात को तो देखते हैं ना कि फीवर है कि नहीं है। अल्टीमेटली जब कंफ्यूजन होता है तो थर्मामीटर लगाते हैं। तो चलिए हम लोग थर्मामीटर लगाते हैं। नेताओं की सबसे बड़ी बात होती है उनकी पहुंच, उनका फोन नंबर। और जब नेता डज नॉट रीचेबल
आने लगे, इसका मतलब वो आम आदमी की अगर पहुंच से बाहर है तो किसी खास आदमी की पहुंच के करीब है। जरा पूजा पाल जी को फोन लगा के देखिए, क्या आपके रीच में है? मीडिया में जितनी खबरें हैं, जितनी जानकारी है, वो मीडिया की रीच में नहीं है। इसका मतलब वो किसी बड़े व्यक्ति के रीच में है। कभी पता लगता है कि वो दिल्ली में है, कभी पता चलता है लखनऊ में है, कभी पता चलता है वो प्रयाग में है। उनकी लाइव लोकेशन तक नहीं पकड़ी जा पा रही है कि लाइव कहाँ है। ट्वीट से तो नहीं पता चलेगा ना कि वो कहाँ लाइव है। तो देखिए, ना उनका फोन नंबर ऑन होता है, डज नॉट रीचेबल है। अगर किसी से बात हो 1-2 दिन में तो बताइए, मेरे पास जानकारी नहीं है, वो किसी से बात ही नहीं कर रही। तो फिर बात क्यों नहीं कर रही अगर वो समाजवादी पार्टी में ही है? उनको तो बिल्कुल रूटीन लाइफ उनकी होनी चाहिए। रूटीन लाइफ तो नहीं है ना। जब रूटीन लाइफ से अलग हटकर कुछ होता है, इसका मतलब है नेताओं के जीवन में कुछ रूटीन लाइफ से अलग हटके होने वाला है। दूसरी बात गगन सिंह जी, मैं बताऊं आपको, पूजा पाल तो पहले भी बीजेपी में जाने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन वहां के क्षेत्रीय नेताओं की वजह से, वहां के भाजपा के नेताओं की वजह से पूजा पाल को बीजेपी में शामिल नहीं किया गया। लेकिन अतीक अहमद की हत्या के बाद जो पूर्वांचल में पालों का जो आलोक वर्ग सर, है। आपकी आवाज बहुत कट रही है, बहुत ब्रेक होके आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके, मैं लीव होके दोबारा जुड़ूं? जी, आप रिज्वाइन कर लीजिए। और आलोक जी जब तक हमारे साथ वापस से जुड़ रहे हैं, हम आपको बता दें कि यहाँ पर पूजा पाल सर। जी, तो मेरा मानना, जो मैं बात को आगे बढ़ा रहा था कि नेताओं की बात पर मैं भरोसा नहीं करता। वैसे जैसे एक शैतान बच्चा जब बीमार होता है वो कहता मैं बीमार ही नहीं हूँ, तो मैं दोनों को बराबर ही मानता हूँ, ज्यादा अंतर है नहीं है। अगर है तो उनकी रेगुलर लाइफ वैसी ही दिखाई देनी चाहिए जैसे वो रेगुलर है। दूसरी बात ये रही कि जो पूजा पाल जी हैं, जो जैसा मैं पहले कह रहा था, उन्होंने बीजेपी में आने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन वहां के क्षेत्रीय नेताओं की विरोध की वजह से वो नहीं आ पाई थी। लेकिन अतीक अहमद की हत्या के बाद देखिए, पूजा पाल का नाम किस मामले में जाना जाता है? अतीक अहमद की हत्या की वजह से। अगर अतीक अहमद मतलब अतीक अहमद के विरोध की वजह से, और अतीक अहमद की हत्या होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का पालों में भी ग्राफ अच्छा हो रहा है। योगी लेकिन सर, आदित्यनाथ जी पूजा की पाल का एक नेम एंड फेम तो तभी बन गया था जब राजू पाल की हत्या हुई थी। शादी के 9 दिन बाद ही उनके हस्बैंड की हत्या होती है, फिर वो राजनीति में एंट्री करती हैं, बसपा से लेके सपा तक का सफर तय करती हैं। नहीं, बिल्कुल सही है, पूजा पाल जी को एक है, लेकिन बीजेपी की पकड़ पालों में पूर्वांचल में तेज हो रही है अतीक अहमद की हत्या के बाद, क्योंकि पूजा पाल उनकी पत्नी थी। सबसे तो उन्हें दुख हुआ था, लेकिन वो पाल के नेता भी थे जब इनकी हत्या हुई थी, पालों के नेता थे। तो वो पूरे के पूरे पाल समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। और भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ जी के अतीक अहमद के खिलाफ जो कार्यवाही उन्होंने की, उस कार्यवाही के बाद पालों का झुकाव भी बीजेपी की तरफ है। तो पूजा पाल जी को फ्लो में चलने में ज्यादा फायदा है इन कंपैरिजन टू अगेंस्ट पालों की। तो ऑलरेडी नेता, बड़ी नेता है, लेकिन अगर बीजेपी जैसी पार्टी का समर्थन मिल जाता है, जो कि पालों का झुकाव बीजेपी की तरफ है अतीक अहमद की उस घटना के बाद, तो उसके बाद पूजा पाल जी के लिए बीजेपी ज्यादा अच्छी जगह है इन कंपैरिजन टू समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में वो अपनी राजनीतिक मजबूरी की वजह से गई थी, उनकी नैसर्गिक जगह नहीं है समाजवादी पार्टी। आप जानते हैं कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के कितने बड़े नेता रहे हैं, और उसके बाद बीजेपी उनको अपने साथ जोड़ करके एक्चुअली 80 आउट ऑफ 80 का गणित बनाना चाहती है। और बीजेपी सत्तारूढ़ ऐसी पार्टी है, सत्तारूढ़ दल कोई भी हो, केंद्र में भी उनकी सरकार, राज्य में भी उनकी सरकार, जितने लड्डू, जितनी हेल्प चाहिए वो सत्तारूढ़ दल ही दे सकती है। पूजा पाल जी विधायक ही रहेंगे क्या? 3-3 4-4 बार की विधायक है। मिनिस्टर बनने का मन उनका भी तो करता होगा, और बड़ी नेता बनने का मन उनका भी करता होगा ना। तो वो समाजवादी पार्टी में रहते हुए शायद संभव नहीं है। तो पालों का झुकाव बीजेपी की तरफ हो रहा है, लेकिन बीजेपी पूजा पाल को क्यों ले रही है? क्योंकि बीजेपी के पास इतना सब प्रयास करने के बाद में भी पालों का नेतृत्व भर का बड़ा नेतृत्व नहीं आया है। उधर बसपा ने अपना अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश का है वो पाल बनाया है। तो बीजेपी के लिए ये जरूरत है कि अगर पूजा पाल जी आ जाती हैं तो बीजेपी को फायदा होगा। और पूजा पाल जी को बीजेपी बहुत कुछ देने के लिए तैयार हो सकती है। वो एमपी बना सकती है, वो उत्तर प्रदेश में मंत्री मिनिस्टर बना सकती है, एमपी बनाकर केंद्र में मिनिस्टर बना सकती है। तो पूजा पाल जी के लिए बहुत कुछ है बीजेपी में, और बीजेपी को जरूरत है अपनी 80 आउट ऑफ 80। देखिए, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये दो जगहों पर ही बीजेपी के सबसे फर्टाइल लैंड है। यहाँ पर अगर बीजेपी और गुजरात पे जो सर्वे हुआ है अभी, कई सर्वे, एक दो सर्वे आए, उसमें 100 सीटों के आसपास बीजेपी निकाल सकती है 272 में। और यहाँ दोनों में कोई बहुत बड़े अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, या छोटे मोटे अलायंस की जरूरत पड़ रही है। गुजरात में तो बगैर अलायंस के जा रही है। तो बीजेपी को अगर 100 सीटें उत्तर प्रदेश और गुजरात मिला के अकेले जीतनी है, तो उसमें जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े प्रवाह के बाद में भी वो अपनी हैसियत बनाए हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनकी हैसियत का लाभ लिया जाए एन के एन प्रकार।
ट्रिट फॉर टैट कि मतलब कुछ भी करें, ये कहावत ठीक नहीं है, मतलब कुछ भी उनको करके उनको अपने साथ लाना चाहती है, लालच दे करके या दबाव बना करके। तो पूजा पाल जी का मेरा मानना है कि मैं तब तक नहीं मानूंगा, जैसा कि ट्वीट आ रहा है कि वो अगले लोकसभा तक अगर स्थिर बनी रहे। ये मुझे लगता है कि डील होने के पहले की स्थितियां होती, जब नेता डिलायर करता है, उधर बात करता है, और जब उसको अपनी बार्गेनिंग लेवल का मिल जाता है, जितना वो नेता चाहता है कि जाने वाले पार्टी में हमें कुछ मिल जाए, विधायक तो पहले से है, विधायक के ऊपर का कुछ मिलेगा तो बीजेपी में जाएंगे ना, नहीं तो समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ेंगे। इसलिए नेता इस डिनायल मुद्रा में हमेशा रहते हैं। ये कोई पूजा पाल जी का ट्वीट या ऐसी पर चर्चा कोई नई नहीं। जी गौरव जी बिल्कुल अपना स्टेटमेंट देती है कि अभी वो ऐसे नहीं आ सकती, अपनी समाजवादी पार्टी में खुश रहें, ये तमाम बातें। दूसरी तरफ आप समझिए, आप इस स्टेटमेंट की वैल्यू समझिए कि अनुप्रिया पटेल के पति यानी अपना दल सोनेलाल से जो ताल्लुक रखते हैं, वो अपना दल ये कमेरावादी, उसकी पल्लवी पटेल के लिए कहते हैं कि वो आना चाहे तो स्वागत है, एनडीए का दिल बहुत बड़ा है। तो आप समझिए कि इस वक्त बीजेपी किस तरह की राजनीति कर रही है, कैसे लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये कोशिश आज नहीं तो कल पूजा पाल पे सही साबित नहीं हो सकती? देखिए गौरव जी, बीजेपी इस समय मिशन मोड में है। मिशन मोड उसका है जवाहरलाल नेहरू जी की मोदी की बराबरी कराना। जवाहरलाल नेहरू 1952 में जीते, 1957 में जीते, 1962 में जीते। ठीक है, कांग्रेस को 44% मत 1952 में मिला, लगभग 48% 47.74% मत 1957 में मिला, और 1962 में उसको 44.72% मत मिला। यानी लगभग 45 से 48% मत जवाहरलाल नेहरू लेकर के 3 बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने। बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत में आने का अगर विकल्प है, देखिए बीजेपी जैसा अभी लग रहा है एनडीए सरकार बनाएगा, लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि पूर्ण बहुमत की, जिस प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी ने धमाकेदार सरकार बनाई थी, उसी तरह मोदी जी के पास एक मौका है, बीजेपी के पास एक मौका है कि एनडीए 300 पार जाए, 350 तक जाए, और 280 300 बीजेपी 303 के पुराने रिकॉर्ड को तोड़े। तो इसके लिए बीजेपी ये कर रही है कि जो अपने नेता उनको तो खड़ा ही कर रही है, अपनी योजनाओं को तो लेकर के आ ही रही है। कल योगी आदित्यनाथ जी ने काशी वाला जो बयान दे ही दिया है, उससे वो एक अपना स्टैंड है, अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। उसके साथ में जो विपरीत दलों के नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को खड़ा नहीं कर पा रही है, जैसा कि जिन नेताओं की हम सब सरोज जी की और इनकी सब पूजा जी की बात कर रहे हैं, इन नेताओं को ला करके पूर्वांचल या हर एक वो क्षेत्र जहां भारतीय जनता पार्टी थोड़ी भी कमजोर है, वहां वो नेताओं को इंपोर्ट करने से चूक नहीं रही है, उन नेताओं को आयात करने का प्रयास कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य है 2024 में 350 प्लस या एनडीए को दोबारा उस जगह तक ले जाना जहां वो 2019 में थे, उससे आगे लेके जाना, और मोदी जी को इतिहास में जवाहरलाल नेहरू के बराबर के कद पे खड़ा कर देना। और उसके बाद बीजेपी ये कहने की स्थिति में आ जाएगी कि कम से कम राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के बराबर भारतीय जनता पार्टी का स्टेटस आ गया है। मैं इस छतरी के नीचे सारी चीजें देख रहा हूं। आप यहाँ नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार और कह चुका हूं, आप बिहार में भी आप देखेंगे, महाराष्ट्र में ऑपरेशन देख चुके हैं, और छुटपुट सारे भारत में देखेंगे। तो जब सारे भारत में होगा, महाराष्ट्र में हो चुका है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होगा। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी उन सारे क्षेत्रीय नेताओं को जो मजबूत है, जो बीजेपी की आंधी के बाद में भी वो खड़े रहे, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, जो भारतीय जनता पार्टी की आंधी के आगे नहीं उड़े, तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उनके साथ समझौता कर ले। और पूजा पाल जी के आने के बाद पालों पर पकड़ बीजेपी की और अच्छी बनेगी। न केवल वो कौशाम्बी और आसपास पर प्रभाव डालेगी, बल्कि कानपुर और उन्नाव में भी प्रभाव डालेंगी। इवन थोड़ा बहुत प्रभाव आपको आगरा तक दिखाई देगा, ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाई वहां आपको आगरा तक दिखाई देगा। ये बात भी आप मान के चलिए, कानपुर उन्नाव में तो दिखाई ही देना, कौशाम्बी फतेहपुर में तो दिखाई ही देना है। और एक ओबीसी का जो कैनवास है, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अभी टीम खड़ी की है, मैंने नेशनल टीम उसमें देखा तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 ही ब्राह्मण है केवल पूरी टीम में, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और एक ब्राह्मण और है, बाकी कोई ब्राह्मणों को उस तरह से शामिल नहीं किया है। ओबीसी का बोलबाला है। तो भारतीय जनता पार्टी जो ओबीसी की टीम को मजबूत करना चाहती है और हर वर्ग का प्रतिनिधित्व अपनी पार्टी में करना चाहती है।
इसके लिए वो कुछ भी करना चाहती है। और पूजा पाल और कौशाम्बी से जो नेता है, दलित नेता है, वो दोनों बीजेपी के लिए बिल्कुल मुफीद बैठते हैं। पूर्वांचल में विपक्ष खत्म करने के लिए, पूर्वांचल में कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा, जैसा कि अनुपम जी और ने कहा है। पूर्वांचल का कंपटीशन खत्म होने का मतलब समझिए कि बीजेपी आराम से 72 से 75 सीटों में उत्तर प्रदेश में हो सकती है। इधर ऑपरेशन जयंत चल ही रहा है, बीजेपी कितना सक्सेस होगी ये अलग बात है, लेकिन जयंत पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। ये बात मेरे पास बिल्कुल गारंटी के साथ है कि जयंत के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। आप एक इमेजिन करके देखिए, हाइपोथेटिक ही सही, कि अगर वेस्टर्न यूपी में जयंत चौधरी भी आ जाए और इधर पूजा जी आ जाए और सरोज जी भी आ जाए, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति क्या होगी। तो बीजेपी इसी लक्ष्य को लेकर के चल रही है कि वो 75-80 का टारगेट बनाए और 75 से 77 सीटें हो, 78 सीटें। बीजेपी का सबसे फर्टाइल लैंड इस समय गुजरात और उत्तर प्रदेश है, लेकिन गुजरात में सीटें ही 26 हैं केवल, और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। तो बीजेपी 80 में से अधिकतम सीटें जीतना चाहती है अपनी ताकत से, नहीं तो आयातित शक्ति है, जो आयातित नेता हैं, इंपोर्ट किए गए नेताओं की शक्ति से भी वो मैक्सिमम सीटें उत्तर प्रदेश में प्राप्त करना चाहती है गौरांशी जी। उसके लिए वो कुछ भी करेगी, और पूजा पाल जी को मैं ऐसा उम्मीद देखता हूं कि वो लोकसभा चुनाव के पहले पहले संभवतः गेरुआ वस्त्र में होंगी, गेरुआ बीजेपी का जो है दामन थाम चुकी होंगी, जो अभी तक के सिम्टम्स मुझे दिखाई देते हैं। बाकी तो राजनीति अनिश्चितताओं का दौर है, कुछ 100% कहा नहीं जा सकता। जी जी बिल्कुल